बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का सेगमेंट आस्क ए जीपी के अंदर हमारे जो मेहमान डॉक्टर होते हैं वो आपको आपकी सेहत के हवाले से जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर करते हैं। और हस्बे बमूल आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल मज़ीद तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बावजूद कि वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन जो अमवात है, शरह अमवात या जो उसके फैलाव का तनासब है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ सका। तो हम इस हवाले से डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं आपको बता सकूँ कि आपको अपनी सेहत के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं। कॉल बैनर आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपनी सेहत के हवाले से या अपने किसी अजीज़ की सेहत के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं और डॉक्टर इमरान गौहर साहब आपको उसका आंसर करेंगे। तो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है यूके में आमतौर पर, और पूरी दुनिया के अंदर भी? इस वक्त वैक्सीन भी आ चुकी है, इवन के कोई 35 लाख लोग को यूके में लगाई भी जा चुकी है, तो उसके बावजूद अभी ये कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। तो इस हवाले से हमारे नाजरीन को ज़रा आगाह कीजिए, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जो फैलाव है वो तो बढ़ता ही जा रहा है वक्त के साथ साथ, और इस वक्त जो हम शरह देख रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि लाखों में जा रही है तादाद। और इसकी शायद एक वजह ये भी हो कि थोड़ी सी एहतियात की कमी, और जो ये नया वेरिएंट आया है वो भी हाईली ट्रांसमिसिबल है, जो कि बहुत जल्दी से फैल रहा है। तो मेरे ख़्याल में दोनों वजूहात इसमें हैं, और ख़ास के जो पिछले महीने यानी कि दिसंबर में थोड़ी सी बदएहतियाती हुई है, लॉकडाउन नहीं था, लोगों का मेल जोल, और उसका भी कुछ असर है कि जो लोग अभी आप अमवात देख रहे हैं वो ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने 2-3 हफ़्ते पहले जिनको कोविड हुआ है, ना कि अभी वाले हैं। और ज़ाहिर है उनकी जो सेहत है वो बिगड़ी है, वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते का जो एक रेशियो बनता है वो है। तो जो इस वक्त जो अमवात की शरह आप देख रहे हैं वो है। आई होप कि उसके बाद, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, तो आई एम श्योर कि आने वाले हफ्तों में इसमें आप कमी देखेंगे, असर देखेंगे। लेकिन जहाँ तक फैलाव और जिस तेज़ी से ये फैल रहा है वो तो यकीनन बहुत अलार्मिंग है, और हर एक को बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और घरों में रहने, बाज़ाब्ता जो भी अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो बाहर निकले, अदरवाइज़ घरों में रहें। वैक्सीन के हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दीजिए कि वो इस वक्त किस प्रोसेस में है और लोगों को लग भी रही है, उसका क्या तरीक़ाकार है। और अगर किसी फ़र्द को वो चाहता है कि वो, वैसे तो एज ग्रुप उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, लेकिन अगर कोई कहता है कि हम उसको पहले लगवानी है तो क्या उसके लिए मुमकिन होगा? एक्चुअली गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हैं, जैसे कि कोविड एक ऐसा मसला है इस वक्त कि हर कोई चाहता है कि मुझे वैक्सीन लग जाए, लेकिन ज़ाहिर है एक तो वैक्सीन की तादाद एक लिमिटेड है इस वक्त, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि किन लोगों को पहले बचाना है या कौन लोग हाई रिस्क थे। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें कि हाई रिस्क ग्रुप और जो लोग एल्डरली हैं उनको पहले वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो कि फ्रंट लाइन पे हैं और जिनका एक्सपोजर है ज़्यादा पेशेंट से, उनको पहले किया जा रहा है। तो उस फेज़ के बाद आहिस्ते आहिस्ते ये नीचे आएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई शॉर्टकट है कि जो तरतीब बनाई गई है उस बिल्कुल ज़ाहिर है गवर्नमेंट अब आने वाले वक्त में यकीनन इसमें तेज़ी आएगी। आप देखेंगे अगले महीने तक आप देखेंगे इसमें काफ़ी तेज़ी आएगी, और उसकी वजह शायद ये भी होगी कि एक तो गवर्नमेंट किसी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करना कोई आसान काम तो नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो लॉजिस्टिकली इश्यूज़ हैं जिनको कि गवर्नमेंट ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, और इसके अलावा सप्लाई के इश्यूज़ हैं। तो होपफुली जो नई वैक्सीन आ रही हैं वो भी अवेलेबल होंगी। सो जब 2-3-5 ब्रांड अवेलेबल होंगे तो इसमें यकीनन बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, और आप देखेंगे कि आने वाले 3-4 महीनों में इंशाल्लाह काफ़ी लोग जो हैं वैक्सीनेट हो जाएंगे। राइट। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनकी कॉल लेते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी वो बात कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, जी बोलें। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, थैंक यू। बहुत खुशी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है माशाल्लाह। तो मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब कि जो अभी थोड़ी फाइल फैली हुई है कि किस किस्म का इंजेक्शन किस कंपनी का लगवाना चाहिए? जी
वो एक है फाइजर, जी जी एक ऑक्सफोर्ड का है। जी जी। तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सा अच्छा है या सभी एक जैसे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता डॉक्टर साहब हूँ। आपको आंसर करते हैं इसका। डॉक्टर साहब ये काफ़ी जो जी है हाँ, ना, बिल्कुल, ये बड़ा ये क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन है ये। और दूसरा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की भी हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात हाँ, की थी, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। लोग समझ रहे हैं कि शायद कुछ है, वही मिथ कहानियां जो बनी वो होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं तमाम लोगों को एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, कोई भी दवाई या कोई भी वैक्सीन जब दुनिया में आती है तो उसकी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं। ज़ाहिर है कोविड जो है वो जदीद दुनिया में आया है, जबकि सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, टीवी, इंटरनेट और तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। ख़बर 2 सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ज़ाहिर है इसके आने में भी बहुत सारी स्टोरीज़ चली हैं और इसकी वैक्सीन में भी, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसकी बहुत सारी स्टोरीज़ चलेंगी। मेरा सिर्फ एज ए डॉक्टर, ज़ाहिर है मैंने ख़ुद तो वैक्सीन नहीं बनाई, ना कि दूसरे डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर जो हम रिलाई करते हैं वो डेटा पे करते हैं, इंफॉर्मेशन पे करते हैं, और रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनी पे करते हैं कि जो कंपनी रिसर्च कर रही है या जिसने इस पे काम किया है वो हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। इसके अलावा बाज़ डिपार्टमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि इनको वेरीफाई करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है, फाइज़र की है और ऑक्सफोर्ड वाली आ रही है, तमाम का डेटा जो है वो बहुत अच्छा है, और जो इसकी एफिकेसी है वो भी बहुत अच्छी है, 90% से ऊपर। मैं एक बात लोगों को हमेशा जो बता रहा हूँ, देखें कोई भी चीज़ बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के नहीं होती, लेकिन मेडिकल फील्ड में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 1 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है और उसमें से 5% को या 2% को कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, ये हो सकता है। इसमें अभी जो इस मेन चीज़ इशू बताया गया है वो बताया गया है कि जिनको एलर्जीज़ वगैरह हैं वो लोग ना लगवाएं। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ 80-90% लोगों में फ़ायदेमंद हो रही है तो वो बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पैरासीटामोल, जो कि हम रोज़ाना हर कोई यूज़ करता है और हर जगह से ख़रीद सकते हैं, अगर उसके भी आप लीफलेट देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स उसमें भी साइड इफ़ेक्ट उनको हो जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ हम आगे बढ़ें। इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं इस वक्त, और इसको लगाएं और अल्लाह ताला सबको खैर रखे और हमारे प्रिवेंट करें इससे। इनको वो इन्होंने पूछा था ऑक्सफोर्ड का या फाइज़र का, तो उस हवाले से भी बता देंगे। देखें, बहुत टेक्निकल बात है, लेकिन मैं सिंपल एक बात बताऊंगा कि इसकी स्टोरेज में और इसके थोड़ा बहुत इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में वो है, लेकिन जो इसकी एफिकेसी है ना, जो इसकी अफादियत कहेंगे, वो तकरीबन सेम है। तो आपकी मर्ज़ी, आप वो वाली लगवा लें या वो दूसरी वाली लगवा लें, लेकिन इसमें कोई इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा कि ये ज़्यादा बेहतर है और ये ख़राब है। तमाम जो है वैक्सीन्स जो आएंगी वो बहुत ही थरो प्रोसेस के थ्रू आती हैं। और डॉक्टर साहब, इसमें क्या आप जो जिसने वैक्सीन लगवानी है वो अपनी मर्ज़ी से लगवा सकते हैं कि मुझे ऑक्सफोर्ड की चाहिए या मुझे इस वक्त तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इस वक्त तो इतना कोई ऑप्शन नहीं है। Right. मे भी आने वाले वक्तों में शायद हो जाए, लेकिन इस वक्त तो मसला देखिए ना, ज़िंदगी और मौत का मसला है। इस वक्त तो आप कह रहे हैं कि भाई हम एक दवाई आई है जो कि हमें 70-80% बचा सकती है, तो ज़ाहिर है हमें तो दोनों हाथों से उसको पकड़ना है। राइट। तो डॉक्टर साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा हमारे जो कॉलर थे वो बात कर रहे थे वेट रिडक्शन का, और बहुत सारी जो कॉल्स आई थी, या वैसे भी जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी मेजर रीज़न होती है किसी भी डिज़ीज़ की कि आपने वेट पुट ऑन किया होता है बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह करेंगे ये कितना ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, चाहे आप एज की किसी भी स्टेज पर हों, तो वेट आपका एक तनासब के हिसाब से होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप सवाल कीजिएगा डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं अपने बस मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं इसी वैक्सीन के मतलब की पूछना था। जी जी। कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम था। जी जी। लेकिन मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, और इसके बाद फिर केमोथेरेपी भी, रेडियोथेरेपी भी, ये 3-4 साल हो गई है, और मेरी एज जो है ना वो 75+ है। जी जी। अब मैं स्टिल एक गोली खा रही हूँ, और एक आफ्टर 6 मंथ मुझे टीका भी लगता है। जी जी। आपको इनविटेशन आया है वैक्सीन का? जी।
वैक्सीन के लिए डॉक्टर ने आपको राब्ता किया है? ये राब्ता मुझे इसी वीक आया, लास्ट वीक जब आप तो है ना, इसी लास्ट वीक जो आया जी, टेलीफोन आया लगवाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं, आप लगवा सकती हैं। अच्छा जी जी। हाँ नहीं, बस ये चीज़ों के मेरा आदत इसलिए इलाज हो रहे हैं ना, खा रही हूँ, गोली भी खा रही हूँ। आपके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। जैसे मैंने पहले भी बोला कि देखें, एक साइड इफ़ेक्ट तो बहुत एक छोटे से अमाउंट के लोगों को होता है, हर दवाई का हो सकता है, पॉसिबल है, ये तो कोई दुनिया में नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन 90% 80% लोगों में ये अफादियत है। तो इंशाल्लाह ताला आप भी मेजॉरिटी में होंगी और कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आपको लगाना चाहिए। चलो जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, मैंने यही आपसे इन्फॉर्मेशन दी थी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, वो वेट रिडक्शन की हम बात कर रहे थे, मतलब किसी भी फ़र्द के लिए, मतलब एज ग्रुप के जो जिस एज में भी आप हों, तो ज़ाहिर है आपको मेंटेन करना पड़ता है अपना जो वेट वगैरह, तो वो किस हद तक ज़रूरी है, कितनी जो डिजीज़ हैं वो इससे रिलेटेड हैं? बिल्कुल, हमारे जो बात हम फिर करेंगे, दो कलर्स और मौजूद हैं हमारे साथ, फिर उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना था। जी 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 जी। कि मुझे जून में हुआ था कोरोना पॉजिटिव, और मेरे बच्चों को भी हुआ था। फिर उसके बाद हमने आइसोलेट हुए और ठीक हो गया था। अभी फिर दोबारा मेरे बेटे को दोबारा पॉजिटिव आया है, लेकिन मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं है, कुछ सिम्टम लग रहे हैं मुझे, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू लॉ जो है मुझे क्वारंटाइन करना है, क्योंकि फैमिली का एक मेंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है जी। मैंने अभी अपना कराया नहीं है, लास्ट वीक में कराया था तो नेगेटिव था, तो उसके बाद मेरे बेटे का पॉजिटिव आया। तो मैं क्वारंटाइन में ही हूँ, क्योंकि मैंने जॉब में बता दिया है कि मैं घर में रहना है। तो वैक्सीन के हवाले से मैंने ये क्वेश्चन पूछना है कि मेरी एक फ्रेंड ने वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन वैक्सीन के बाद भी अभी उसको ये पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव आया है, तो इसका बारे में कुछ आप थोड़ा बता सकते हैं? कितने दिन पहले वैक्सीन लगी थी उनको? तकरीबन वीक पहले। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपको आंसर करते हैं जी, अभी हम दूसरी कॉलर से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ डॉक्टर साहब को कि ये आप दोनों ही बड़े खुशअखलाक हैं और बहुत ज्यादा कामली जवाब देते हैं। मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, तो डॉक्टर होते हुए और आप भी कोई चिड़चिड़ाहट नहीं होती। उस दिन किसी ने पूछा था ब्लड प्रेशर हाई, तो मैंने उस पर कहा कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ कि आप दोनों ही वेरी नाइसली, तो आपका प्रोग्राम भी देखने को दिल करता है। वन थिंग। सेकंड, मेरा आपसे एक सवाल है डॉक्टर साहब कि वो मेरी आंटी और अंकल हैं, वो वैक्सीन के बारे में काफी कंसर्न है, दोनों को डायबिटीज है, पर वो बहुत ज्यादा एलर्जी है अंकल को, और आंटी पेनिसिलिन एलर्जिक हैं। तो क्या ये सेफ है? वैसे तो फैमिली से, मैं खुद डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर वो काफी स्केर है। हाउ ओल्ड इज शी आपकी आंटी? 62, अंकल इज 73। ओके, और उनको मेन क्वेश्चन आपका ये है कि उनको काफ़ी सारी एलर्जीज हैं, whether they should get a vaccination or not। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपको डॉक्टर साहब आंसर करते हैं। जी डॉक्टर साहब, दो कॉल्स हैं। जी हाँ, मैं पहले अपने लास्ट पे जो कॉलर थे उनका बताता हूँ। एक्चुअली ये एक वाहिद कॉन्ट्राइंडिकेशन है इस वक्त वैक्सीन की, कि अगर आपको कोई किसी किस्म की शदीद एलर्जीज़ हैं, उन्होंने कहा उनको हर किस्म की एलर्जीज़ हैं, तो आई थिंक उनको अभी वैक्सीन लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाहिद एक मसला है जो कि इस वैक्सीन के साथ है कि जिन लोगों को काफ़ी सारी एलर्जीज़ हैं वो अपने डॉक्टर को बताएं और उससे रुजू करें। तो मेरा उनकी आंटी और अंकल के लिए होगा कि डोंट गो जस्ट स्ट्रेट अवे, अपने जीपी के साथ डिस्कस कर लें ये एलर्जीज़ का मसला, क्योंकि एलर्जीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि मना किया उन्होंने कि ये वैक्सीन उन लोगों को अभी नहीं लगाई जाए जिनको एलर्जीज़ हैं। तो ज़ाहिर है आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, और मे बी आपके डॉक्टर्स को आपके ज़ाहिर नोट्स होते हैं उसके पास, वो ज़्यादा दे विल गो थ्रू इट मोर इन डिटेल आपके अंकल और आंटी के लिए, एंड देन दे कैन एडवाइज यू अकॉर्डिंगली। लेकिन मेरे ख्याल में उनको कॉशियस रहना है, और जिनको ज़्यादा बहुत सारी एलर्जीज़ हैं जैसे आपने बताया, और तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनके मशवरे के बाद ही फ़ैसला करें, या फिर वेट कर लें कोई नई वैक्सीन जो आएंगी उनमें शायद ये बेहतरी हो। इसके अलावा जो हमारी पहली कॉलर थी उनका, उनसे पहले जो कॉलर थी उनका भी एक सवाल है जो कि बड़ा वैलिड, और जो कि बहुत सारे लोग इस वक्त इस मसले में फंसे हुए हैं कि कोविड हुआ और वो दोबारा हो गया।
तो अभी तक जो मालूमात हैं हमारी वो उसमें यही है कि अगर आपको एक दफ़ा कोविड हो जाता है तो आप 3 से 4 या 5 महीने तक मैक्सिमम आपके अंदर इम्यूनिटी रहती है। और आपका जो सवाल है वो इसका एक्चुअली इसका एविडेंस है कि आपने कहा जून में हुआ और फिर वो पॉजिटिव आया इस वक्त। इसका मतलब ये है कि कोविड आफ्टर फ्यू मंथ्स दोबारा हो सकता है। तकरीबन 7-8 महीने तो हो गए। और ये जी बिल्कुल, और ये दूसरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज भी है। जो लोग समझते हैं कि उनको एक दफ़ा कोविड हो गया है तो दे आर फाइन टू गो आउट, इसकी इम्यूनिटी कुछ महीनों तक रहती है, उसके बाद आपको दोबारा भी कोविड हो सकता है। और उनका दूसरा एक सवाल था कि आया कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको हो गया है। वैक्सीन का जो अमल है उसमें उस बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है वो 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा का अमल है, उसमें 1 हफ्ते में नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपको कोविड हुआ है 1 हफ्ता हुआ है तो और सिम्टम्स आए तो इसका मतलब आपको कोविड के जो वायरस ने आपका कांटेक्ट होगा वो 2-3 दिन बाद ही हो गया। तो वो इस इतने जल्दी वैक्सीन काम करना नहीं शुरू करती, उसमें कुछ हफ्ते लगते हैं, उसके बाद जाके इम्यूनिटी डेवलप होती है आपकी। तो यू आर राइट, अगर किसी ने वैक्सीन लगाई है तो कुछ हफ्तों तक वो आदमी भी जो है वो हाई रिस्क है। और इसके साथ साथ मैं एक मैसेज दे दूं लोगों को, इवन आफ्टर 3-4 वीक्स भी वैक्सीन के ये ना समझें कि आप बिल्कुल ही इम्यून हो गए हैं और मास्क उतार दें और बिल्कुल कोई एहतियात ना करें। ज़रूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी मरहले पर जो एहतियात है वो नहीं छोड़ी जा सकती। बेशक। एक कॉलर और है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़ आ रही है? हाय, यस आई कैन हियर। क्या आवाज आ रही है? जी प्लीज क्वेश्चन कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? मैं अपने टीवी की आवाज़ आप बंद कर दें प्लीज। अच्छा, टीवी की आवाज बंद कर दें। अच्छा, मुझे अपनी मदर के बारे में सवाल करना है जी, क्योंकि वो उनको डायबिटीज़ है, बहुत पुराने 30 साल हो गए उनको डायबिटीज़ के, और भी उनको प्रॉब्लम है, अस्थमा है, हर्निया है और उनके पेट में अल्सर भी है। तो अभी कोई 4 महीने हो गए उनको बहुत ज़्यादा पैरों में इंसुलिन, डॉक्टर ने इनकी दवाइयाँ बदलते रहते हैं, बदल दी थी। पहले इंसुलिन पे गई थी, उससे पहले भी डॉक्टर ने कोई दवाई दी थी, उसका नाम था संजाडे, तो उससे भी उनको साइड इफेक्ट हो गया था। तो उनके दिमाग में ऐसे लगता था जैसे कोई कतरे टपक रहे हैं, और फिर वो उनको बहुत साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत अस्थमा हो रहा था। फिर बहरहाल ये 6 महीने इस बात को हो गए। उसके बाद उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रह रही थी, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि इंसुलिन पे चले जाएं। फिर वो उनको इंसुलिन सूट नहीं की, उनको 3, 4, 5 किस्म की इंसुलिन बदल के लगाई, तो कोई भी इंसुलिन उनको सूट नहीं करती थी। जैसे वो इंसुलिन लगाती थी उनको सारे बदन में जलन होती थी, आपका सवाल में भी जलन होती थी। अगर आप अपना सवाल थोड़ा सा समराइज कर दें तो इट विल बी बेटर। अच्छा, तो अभी प्रॉब्लम ये है उनको, हाँ, तो वो अभी उनको पैर जो है ना बहुत उनको जलन हो रही है। ओके, पाँव में जलन हो रही है। ओके। और ऐसा लगता है जैसे वो कहती हैं कि जैसे कभी एकदम ठंडे हो जाते हैं और फिर एकदम गर्म होते हैं, फिर ऐसा लगता है। इसके लिए कोई दवाई ले रही हैं वो अभी मेटफॉर्मिन है और ग्लूकोजाइड लेती हैं। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जी एक कॉलर और हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेस रज़ाक है। जी प्लीज। तो मैं सिर्फ ये पता करना चाहती हूँ कि मुझे लाइकन प्लानस है माउथ में, तो मैं परिट्सुलिन जो है ना स्टेरॉइड 5 मिलीग्राम पे हूँ, तो क्या मुझे इंजेक्शन लगाने में मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं भी यही पता करना चाहती हूँ। आपकी एज क्या है? मेरी एज 72। ओके, आप स्टेरॉइड ले रही हैं, आप ये क्वेश्चन है आपका कि मैं लगवाऊं कि ना लगवाऊं, ठीक है? ठीक है जी, मैं बताता हूँ। थैंक यू। एक कॉलर और हैं डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा डायबिटीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो मैं रात में जब सोने जाती हूँ आफ्टर 5-10 मिनट्स के बाद मेरा 2 पाँव में इतना जलन होती है, बहुत जलन होती है। इसके बाद मैं थोड़ा छोटी टॉवल भिगो के वो मैं पाँव में दे देती हूँ, 10-15 मिनट्स के बाद वो ठीक हो जाती है। बट ये एवरीडे होती है। रात में? रात में, हाँ। आप डायबिटिक हैं, इंसुलिन पे हैं कि क्या है? टैबलेट। मॉर्निंग में 3 टैबलेट लेती हूँ, इवनिंग में 2 टैबलेट लेती हूँ, डिफरेंट काइंड का। हाउ ओल्ड आर यू? आपकी एज क्या? 49। कब से आपको डायबिटीज? 2016 से। ओके। और ये लेकिन बर्निंग अभी शुरू हुई है? मॉर्निंग अभी शुरू हुई है, बट मैं रात में ना ये फैन ऑन करके सोती हूँ क्योंकि मेरा इतना बॉडी स्वेटिंग होती है। जी। मेरा उस टाइम मेरा ब्रीथिंग भी प्रॉब्लम होती है, मेरा सांस रुक जाती है, ऐसे मुझे बहुत तकलीफ होती है। जी मैं आपको बताता हूँ। ओके डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ 2 कॉलर और मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन हो गए थे इनके? हाँ, आई थिंक वी गॉट इट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरे पेसमेकर लगा हुआ है और उसके साथ मुझे इंजेक्शन ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, मैं सिट्रोजिन लेती हूँ तकरीबन 1 टैबलेट 10 मिल की। किस लिए लेती हैं सिट्रोजिन? सिट्रोजिन लेती हूँ वो आंखों में खारिश की वजह से। अच्छा ठीक है, आंखों में खारिश के लिए सिट्रोजिन आप अवॉइड कर सकती हैं वैसे, लेकिन आपको इंजेक्शन लगने में कोई मुज़ायका नहीं है। यू कैन गेट इंजेक्शन। ओके, तो कोई इसका साइड इफेक्ट? देखिए, आँख में जो जलन है ना, ये तो बाज़ दफ़ा खुश्की की वजह से भी होती है अक्सर, और सीजनल एलर्जीज़ की वजह से भी होती है। हम जनरलाइज एलर्जी की बात कर रहे हैं, जैसे जो लोग जिनको अचानक पूरे रैशेज़ आ जाते हैं पूरे जिस्म पे, कुछ खाने से या कुछ दवाइयों से, इस तरह के हम एलर्जीज़ की बातें कर रहे हैं। आँख में जलन होना ये तो अक्सर लोगों को खुश्की की वजह से भी हो जाता है, आँख में जलन ड्राइनेस की वजह से, हम एज में या वेदर इसको मज़ीद हम एलैबोरेट कर देंगे लेटर ऑन, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा नाम मिसेस खान है, 62 जी मिसेस खान एज है। और मैं कहती हूँ जो नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? जैसे मेरा कभी 150, 105 ऐसे होता है। ये हाई है आपका मिसेस खान, दिस इज हाई। सो रेंज में आपको एक बता देता हूँ, हर इंडिविजुअली डिफरेंट एक पूरी इसकी गाइडलाइंस है, आपका जीपी उनको आपको बताएगा, लेकिन आई कम बैक टू यू ऑन दैट। यस। और अगर लो बीपी हो तो फिर उसके लिए क्या खाना चाहिए? जी मैं बताऊँ, उसका भी ज़बरदस्त है। ओके जी, डॉक्टर साहब आपको आंसर करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हो सकता है कि कुछ सवालात के जवाब जो हैं हम आपको ब्रेक के बाद देंगे, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा है। डॉक्टर साहब 1 मिनट है, उसमें आप जितने लोगों को बता सकते हैं बता दें, फिर बाकी मैं एक सवाल जो कि 2 सवाल थे जो कि जिनको के एक खातून थी जिन्होंने अपने मदर के लिए पूछा था कि उनकी मदर इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, उनको काफ़ी सारे दूसरी मसले थे और उनको बर्निंग सेंसेशन इन द लेग्स हो रही है। और इसके अलावा एक और हमारी खातून थी जो कि 49 ईयर्स ओल्ड थी, उन्होंने भी बोला शी इज़ डायबिटिक और उनको भी बर्निंग हो रही थी। तो जो बर्निंग और पेन, टिंगलिंग, न्यूरोलॉजिकल नर्व टाइप के जो पेन होते हैं, ये डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादातर होते हैं। और ये ज़्यादातर डायबिटीज़ जब आपको कुछ अरसे ज़्यादा रह जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है। मैं आपको यहाँ काटूंगा। हम नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो डॉक्टर साहब आपके सवालात के जवाबात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक आप हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने कॉलर के सवालात के जवाब दे रहे थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सेहत के हवाले से, जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से हमें आज ज़्यादा वैसे क्वेश्चन आए हैं, तो उस हवाले से कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो तो टीवी स्क्रीन के ऊपर जो हमारा टेलीफोन नंबर आ रहा है, आप वहाँ पर कॉल करके डॉक्टर इमरान गौर साहब से बराह रास्त क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा कॉल्स थी जी, तो आप प्लीज़ उनका आंसर कर दीजिए। जो हमारे, मैंने पहले जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा 2 कॉलर थे, उनके सवाल तकरीबन एक ही थे, तो मैं उसका पहले दोनों को मिला के जवाब दे देता हूँ। वो ये था कि डायबिटिक पेशेंट हैं और उनको बर्निंग सेंसेशन और पेन इन द लेग्स होता है, और एक जो थी उन्होंने बताया कि उनको रात में होता है। देखें, डायबिटीज़ की एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो बेसिकली
पेरिफेरल न्यूरोपैथी हम बोलते हैं, इनके जो पेरिफ्रीज होती हैं, इनके हाथों पाँव की नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाना डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन में है। या तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो, सही से कंट्रोल नहीं हुआ हो, या फिर ज़्यादा अरसे के रहा हो, या इन सम केसेस अदरवाइज एज वेल। तो ये असल में डायबिटीज़ की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपके नर्व्स वगैरह जो है रात में बर्निंग होना या दर्द होना या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होना। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली जो बात मैं बताऊंगा वो ये है कि आप अपने डायबिटीज़ को कोशिश करें कि वो वेल कंट्रोल्ड हो, ताकि वो आपके जो सिम्टम्स हैं वो डिले हो सकें या कम हो सकें या ख़त्म हो सकें। इसके अलावा इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन ऑफ द मेडिकेशन यूज्ड इज़ एमिट्रिप्टिलिन वगैरह पाँव के दर्द के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने डॉक्टर से बात करें, वो आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे, लेकिन इसका जो असल मसला है वो डायबिटीज़ है। अगर हाँ फ़र्ज़ कीजिए कोई डायबिटिक नहीं है तो हम एडवाइस करते हैं कि विटामिन डी, थायराइड वगैरह और डायबिटिक का चेक करा लें, अगर कोई डायबिटिक नहीं है तो। लेकिन नॉन डायबिटिक के लिए ये जो मैंने बात बताई वो है। इसके अलावा हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने पूछा कि मैं स्टेरॉइड टैबलेट्स ले रही हूँ, क्या मैं वैक्सीन लगा सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मुज़ायक़ा है इस वक्त। जैसे मैंने पहले भी कहा कि असल जो मसला है वो एलर्जीज़ का है। वैक्सीन में इस वक्त कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और आप वैक्सीन में लगा सकती हैं, लेकिन अगर फिर भी आपकी जो पर्सनल जो भी मसला है जिसकी वजह से आप स्टेरॉइड ले रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से भी इसके लिए रुजू कर सकती हैं और यकीनन उनको इत्माद में ले लें। लेकिन मैं एक जनरली स्पीकिंग आपको आंसर कर रहा हूँ। हमारी लास्ट मिसेस खान ने पूछा कि ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स की एक गाइडलाइंस हैं और हम मुख्तलिफ़ लोगों को उस गाइडलाइन के हिसाब से ब्लड प्रेशर के बेसिकली नॉर्मल या एबनॉर्मल बोलते हैं। परफेक्टली एक जनरल आइडिया 150-90 से नीचे होना चाहिए, जनरली एक बात बता रहा हूँ कंसिस्टेंटली। और डायबिटिक के लिए रेंज और भी कम है कि डायबिटिक के लिए और भी ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए ब्लड प्रेशर। ये तमाम चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप देख सकती हैं ब्रिटेन में जो गाइडलाइंस हम जिसको फॉलो करते हैं। हाँ, खुदा न खास्ता आपने एक सवाल किया कि किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो क्या किया जा सकता है। देखें, अगर किसी का सडन ब्लड प्रेशर लो हुआ है तो आपने यकीनन देखा होगा कि हम पानी वगैरह पिलाते हैं या सॉल्ट वगैरह देना, इन तमाम चीज़ों से ब्लड प्रेशर बेहतर हो सकता है। और ख़ास के अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है तो और वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपकी दवाइयाँ बेसिकली रिव्यू कर सकें। जी जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात कर दी है। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन कीजिए, अपना नाम, एज और क्वेश्चन बता दीजिए। मेरा नाम शाहिदा बेगम है जी। मेरी एज है 53। मेरी पाँव की जो एड़ियाँ हैं इनमें बहुत दर्द होता है। जब खड़ी रहती हूँ कुछ 3-4 घंटे, फिर जब बैठती हूँ फिर खड़ी नहीं हो सकती, वजन नहीं डाल सकती अपनी एड़ियों पर। वो इसका क्या इलाज है बताएं ना। हील पेन, ओके ठीक है। आपको अपना वेट पता है? वेट कितना है आपका? वेट अभी नहीं चेक किया, पहले ये 10, 10.5 और 11 के करीब था। जी ठीक है। और आपको ये इसके कोई चोट वोट तो नहीं लगी एड़ियों में? नहीं, चोट नहीं लगी। अच्छा ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, मैं बताता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है, हम उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप दोनों का? जी जी ठीक जी ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी, रिजवान का भी। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक। आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम, माशाल्लाह बड़ा बिजी जा रहा है। जी और अच्छा भाई साहब, मैंने भी इंजेक्शन लगवाया है लास्ट वेडनेसडे को। मैं गुलशन बोल रही हूँ। जी 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 जी। तो मैंने भी लगवाया है, सब ठीक ठाक है। अच्छा लगवाया, लेकिन पहले तो मुझे जरा ठीक ही लगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे दिमाग के ऊपर ना बोझ सा है। अच्छा, ऐसे दिमाग पे बोझ सा लगता है। जी जी जी। कल से मुझे ऐसे फील हो रहा है और मुझे महसूस होता है कि कोई चीज मेरे अंदर गई है एक्स्ट्रा। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ गुलशन, ये मोस्ट प्रोबेबली यस डॉक्टर साहब करते हैं आपको आंसर के। जी जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है, हम उनसे भी बात कर लें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, सवाल करें। आर्थराइटिस है जी जी। मेरी उम्र है 54, वजन है 68 kg। तो मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहता है। कहाँ पे? सॉरी फिर से। मेरे पैरों में ज्यादा दर्द रहता है। पैरों में दर्द।
जी। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है आपने बोला? जी जी जी। ओके। और मुझे आप और एक बात, मैंने लास्ट वीक पे आपसे पूछा था कि हमें निहार मुँह पानी पीना कैसा है, नीम गर्म पानी पीने के। ओके, ठीक है ठीक है जी, थैंक यू। निहार मुंह थोड़ा गर्म पानी। एक आलो और ले लें डॉक्टर जी साहब। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, मैंने पूछना था कि मेरे बेटे की बॉडी बहुत ड्राई है, जिस तरह मैं ऑलिव ऑयल, बेबी ऑयल, वेस्लिन सब कुछ लगा लगा के थक गई हूँ। जिस तरह अगर रात को मैं इसको लगाती हूँ, सुबह फिर वो ड्राई होती है, सुबह लगाओ फिर वो पूरे दिन में ड्राई होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह इसका इलाज करूँ, क्योंकि जब वो कपड़े उतारो ना तो ऐसा लगता है जैसे आटा निकल रहा है कपड़ों में से, इतनी उसकी खुश्की है। एज क्या है? एज उसकी 25 है। ऑलवेज है इसको ये ड्राइनेस या अभी रिसेंटली है? नहीं, ये तकरीबन 2 साल से है। सडनली? उससे पहले ड्राइनेस बिल्कुल नहीं थी? नहीं। ओके। तो मैं जब ये फोन रख दूं तो प्लीज आप मुझे बता दें कि इसका क्या है। अब मैं डॉक्टर भी कहते हैं आपको मैं एक दो सवाल से पूछूंगा क्विकली। आपकी फैमिली में एस्मा या हे फीवर या किसी को स्किन का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं है? नहीं। Have you changed anything in last 2 years or has he changed anything in last 2 years? No, nothing here. Okay, that's fine. I can give you some Thank you idea. जी। जी डॉक्टर साहब आपके पास 4 क्वेश्चन है आई बिलीव। हाँ, जी वो तो हो गए थे। बीपी रीडिंग हो गया था। शाहिदा ने पूछा था हमसे कि हील पेन, आपको याद होगा हमने जी, लास्ट वीक जो है last week हील भी ये पेन के question आया। हील का ही बोला आई थिंक उन्होंने। हील पेन हो रहा है उनको, व्हाट टू डू। हमने लास्ट वीक मेरे ख्याल में डिस्कस किया था, इट्स कॉल्ड प्लांटर फिशाइटिस, जो कि हील में दर्द शुरू हो जाता है आपको। इसकी मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके इलाज बताया था कि सबसे पहले तो अगर हील में पेन हो रहा है तो अपने शू वेयर को देखें, आप चप्पल जूते या जो भी आप पहनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपने देखना है कि मैं क्या पहन रही हूँ। अगर वो चीज़ जो कि आपको आज हल्का सा पेन फील हुआ है, अगले दिन वो प्लीज़ ना पहने, क्योंकि हील पेन स्ट्रेस ऑन द फेशिया की, यानी कि स्ट्रेस जो आपके जो पाँव की जो फेशिया होती है उसके स्ट्रेस की वजह से होता है। आइदर वो वेट की वजह से हो सकता है या शू वेयर की वजह से हो सकता है या ज़्यादा लंबा खड़े होने की वजह से हो सकता है, ऑकवर्ड एंगल या कई जगह वॉक करने से हो सकता है। सबसे पहले तो अपने शू वेयर को आप सॉर्ट आउट करें। अगर जो चप्पल जूता जो भी पहन रही हैं आप, जिससे दर्द हो रहा है, प्लीज़ उसको चेंज करें। इसके अलावा इनसोल्स आप यूज़ कर सकती हैं, जेल इनसोल्स, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा खड़ी होते हैं या इस तरह के, तो प्लीज़ रेस्ट कर लें, थोड़ा सा उसको हील होने दें। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बताई थी कि रात को सोने से पहले डिप इट इन द वार्म वाटर, क्योंकि अक्सर पेन जो हील का होता है ना, ये सुबह के वक्त और ज़्यादा खिंचाव और ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो आप यू कैन डू सम वार्म थेरेपीज़ बाय डिपिंग इन द वाटर एट नाइट या इन द मॉर्निंग एज वेल, 2-3 दफ़ा करें अगर आपको एक्यूट पेन है। इसके अलावा पैरासीटामोल वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन जो 70-80% इलाज होता है वो आपके लाइफस्टाइल और शू वेयर से ही रिलेटेड है। अगर आप जो जूता या चप्पल पहन रहे हैं जिससे दर्द हो रहा है या जिसकी वजह से दर्द हुआ है या जब आपको दर्द हुआ है तो वो पहन रहे थे, तो अगर वो वही कंटिन्यू करेंगे तो वो हील नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा इसको तरफ देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक खातून थी, उन्होंने बोला कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है और मेरे पाँव जो है ना वो काफ़ी दर्द करते हैं। देखें, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना वो वेयर एंड टेयर ऑफ योर बोन होता है। मैं उनको एक चीज़ कपल ऑफ एडवाइस करूंगा कि वो अपना विटामिन डी वगैरह चेक करा लें। ऑल्दो शी इज़ ओनली 54, तो वो एक तो ये चीज़ है, मल्टीविटामिन लें और कैल्शियम विटामिन डी वगैरह रेगुलरली लेती रहें। इसके अलावा फिजियोथेरेपी काफ़ी कारआमद होगी और इसके अलावा आप शू वेयर वगैरह में भी ध्यान दें, उससे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ़र्क पड़ेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई भी कंप्लीट इलाज अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आपको अपने जॉइंट की देखभाल खुद करनी होगी ताकि ये जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सके। तो जो चीज़ मैंने बताई वो आप फॉलो कीजिए प्लीज़। एक खातून थी, उन्होंने बताया उनका बेटा जो है वो 25 ईयर्स ओल्ड और उसको 2 या 3 साल से जो है ना एक्जिमा हो गया है, यानी कि ड्राई स्किन हो गई है। देखिए, एक्जिमा जो है ना वो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, एवरीवेयर बट हियर। लॉट्स ऑफ टाइम इट रन्स इन द फैमिली, यानी कि फैमिली में कोई ना कोई एलर्जी की या एक्जिमा की या हे फीवर की या एस्मा वगैरह की कोई ना कोई हिस्ट्री इस तरह की होती है और ज़्यादातर वो लोग जो होते हैं वो प्रीडिस्पोज होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। मेरा पहली बात तो मशवरा ये होगा कि अपने लाइफस्टाइल को सबसे पहले देखें कि आया क्या चीज़ है कि सडनली ये चीज़ फ्लेयर अप हो गई है। इसमें मैं कुछ चीज़ों की मिसाल दे सकता हूँ कि वॉशिंग अप लिक्विड, सोप, स्टफ़ यू यूज़, बबल बाथ, बहुत सारी चीज़ें, परफ्यूम, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ थोड़ा सा होमवर्क कर लें कि आया कोई चीज़ तो इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा
वाटर जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों का जो पानी है उसमें भी इश्यूज़ होते हैं और उसकी वजह से भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर कहीं और जाते हैं तो बेहतर हो जाते हैं कि नहीं, ये भी आपको एक क्लू देगा। इसके अलावा रेगुलर एमोलिएंट्स यूज़ करें पूरे जिस्म में, मॉइस्चराइजर्स जो आते हैं जो भी सूट करते हैं उनकी बॉडी को। अब ये एक और मसला है कि हर मॉइस्चराइज़र हर एक इंसान को सूट नहीं करता एमोलिएंट्स, तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर की बात है, आप थोड़ा सा यूज़ करें। इसके अलावा जो चीज़ें बचा सकती हैं उसको, इसमें सिट्रस फ्रूट्स वगैरह मना करते हैं कि खट्टी चीज़ें जैसे हैं लेमन, tomatoes, oranges and all those kind of things can be avoided and they can help in reducing the symptoms of dry skin and eczema. आई थिंक एक क्वेश्चन आप छोड़ गए हैं जो हमारी रेगुलर कॉलर है उनका। हाँ, हमारे रेगुलर कॉलर ने बोला कि मुझे चक्कर आ रहे थे। आई थिंक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये नहीं है। मे बी आप थोड़ा सा ओवरवेलम हो रही है, साइकोलॉजिकल शायद सब रही है, और आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई फिक्र की बात नहीं है और इंशाल्लाह यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर साहब हमारे साथ कुछ कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्वेश्चन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना अपने बेटी के बारे में बात करनी है। जी जी। उसके कान में ना खुश्की बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है। जी जी। डॉक्टरों को भी दिखा चुके हैं लेकिन डॉक्टरों को कुछ पता नहीं लगता। वो कहते हैं कि कोई कहता है जैतून का तेल डालो, तो कोई और को ड्रॉप देते हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्फेक्शन तो नहीं होता कान में? नहीं, इन्फेक्शन, स्वेलिंग तो नहीं होती? नहीं। एक कान में पहले सिरिंज डॉक्टर ने की थी, तकरीबन 5-6 महीनों की सिरिंज की थी। तो उसके बाद ना इसको मैंने, किसी ने कहा है कि सिरिंज के बाद ना सरसों का तेल डाल दो। ये मसला शुरू कब से हुआ है? फॉर्म वगैरह वो कहते हैं करके उसको तो सरसों का तेल में डाल के वो कानों में डालो। अच्छा, वो मैंने डाला तो इसके बाद ना उसकी खुश्की हो गई है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये मसला कब से, एक कान में दोनों में? नहीं, एक कान में। और ये सिरिंजिंग के बाद हुआ है? जी जी, यानी सिरिंज के बाद। वो मैंने सरसों का तेल डाला है ना। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जी कुछ नहीं है। नहीं, इट्स फाइन। ओके जी, डॉक्टर साहब आपको करते हैं आंसर। दूसरे कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम बताना है आपको कि मुझे बैक में प्रॉब्लम पेन होती है, वो सीधी पाँव में जाती है, लेफ्ट पाँव में, और वो अभी भी मेरी राइट में भी आ रही है वो वाली पेन। और 2 महीने पहले मुझे ऐसे शूटिंग पेन आई बैक में से और सीधी टांग में ही गई। मैं हॉस्पिटल गई तो फिर उन्होंने MRI किया और उन्होंने बोला सेटेनोसिस है आपको। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि ये कैसे ठीक हो सकती है? आपकी एज क्या है? मैं 51 हूँ। यू 51। और आयु, आपका वेट ज्यादा है कम है, क्या है? नहीं, मेरा वेट ओवरवेट नहीं हूँ, मैं 65 kg हूँ। ऑलराइट, ठीक है जी, मैं बताता हूँ। थैंक यू। एक और कॉलर, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ा दे कि आप जो है पूरी पब्लिक को जो है वो इतना फायदा पहुंचा रहे हैं। मेरी एज 74 है। मुझे जो है नींद का प्रॉब्लम है। रात को ना नींद नहीं आती, हालांकि मैं सुबह ट्रेडमिल पे हाफ एन आवर 6 स्पीड पे चलता हूँ और शाम को फिर 6 स्पीड पे हाफ एन आवर चलता हूँ। मैं क्विकली आपसे सवाल, मैं कुछ सवाल देखिए, हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपकी एज क्या है? आपने बताया 74। आपको सडनली ये इंसोम्निया हुआ है या काफी अरसे से है? नहीं, है काफी देर से ही है। तो मतलब मुख्तलिफ जो भी लोग बताते हैं वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने सारा चेकअप भी किया, उसने मुझे स्लीपिंग टैबलेट दी, लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कौन सी टैबलेट दी आप बताएंगे मुझे? जी, कौन सी टैबलेट दी है? वो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन आपको उसका नाम पता है? नींद की दवाई तो नहीं होगी? हाँ नहीं, वो कह रहे ये इस्तेमाल करें रात को, नींद की टैबलेट है, मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। आपने कभी अपने माजी में कभी नींद की दवाइयाँ ली हैं? ओके, लीव इट। आई थिंक वो चलेंगे जी। एक कॉलर डॉक्टर साहब हो रहे हैं हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं जी, आप क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मुझे अपनी अम्मी के लिए पूछना था, उन्हें लेग क्रैम्प बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी जी। एज क्या है उनकी? उनकी एज 60। और कोई बीमारी तो नहीं है उनको? डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर की भी है और उन्हें हिप प्रॉब्लम भी है।
डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है और हिप प्रॉब्लम भी है। और उनको ये कब से मसला है क्रैम्प्स का? 5 साल हो गए हैं, सब कुछ ट्राई किया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। रात में ज़्यादा होता है? जी रात में ज़्यादा होता है। नाइट क्रैम्प्स है, ओके ठीक है जी, मैं आपको इसके बारे में कुछ एडवाइस दूंगा। जी 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 डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। जी जी, मैं दविंदर कौर बोल रही हूँ बलवहंटन तो। जी जी, मेरी एज 70 ईयर है, मेरे गले की प्रॉब्लम बहुत है, बहुत टाइम हो गया, 8-10 साल हो चले, पहला तो थोड़ी सी ते बस पानी गले च आउंदा है खब्बे पासों ते हुण सारी रात नहीं नींद आउंदी, सारी दिन जिद्दां हुण कोई चीज खानी आ उस वेले खा के पानी चिट्टा निकल आउंदा, रेशा लड़दी आ ते रात में भी सुती पई ते गला भज जांदा है, नक चों भी पानी जांदा, अखां चों भी। ते मैं प्राइवेट डॉक्टर कोल बहुत जाईयां ते ENTI डॉक्टर हॉस्पिटल साजरी वालों भी उत्थे गए नूं 6 साल हो गए ते मैनूं कोई फायदा नहीं होता। इदां है कोई भी चीज खानी है या कोई विटामिक्स वगैरह या ब्रेकफास्ट बहुत औखी है, बस मैनूं आर्थराइटिस भी है। ENT वालों ने क्या बोला? वो कहते कुछ नहीं। हुण पहला तो हॉस्पिटल के थ्रू साजरी वालों गई सी तो हो गए, अब 2012 च गई सी, फिर 2014-16 च गई सी, सिटी हॉस्पिटल आया, मतलब दवाइयां एवं देंदे आ, मेरे हार्ट च नहीं सी दर्द हुंदी, जिद्दां कहंदे जलन दियां गोलियां दे दिंदे आ, कोई नहीं, उल्टी भी नहीं आउंदी। ENT वालों ने लास्ट टाइम कैमरा कब डाला था? 2016 च डालिया। बहुत टाइम हो गया ये तो, अभी तो ओके ठीक है। हुण भी मैं कई बारी कहनी मेरे ना नेक च भी दर्द हुंदी, खब्बे पासे कान दे कोल जान उंगली इदां लाउणी, पानी गटां ने निकलदा, नक भार जी जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है, अच्छा जी डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम कम है, जी हाँ, मैं 5 मिनट जी मैं कोशिश करता हूँ। एक खातून ने उन्होंने एक बात बताई कि उनकी बेटी ने ना सिरिंज कराई ईयर में और उसकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है कान में, एक कान में। एक्चुअली जो सिरिंजिंग ऑफ द ईयर है आजकल हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। एक्चुअली वैक्स निकालने के लिए पानी के प्रेशर डाल के वैक्स निकालते हैं, इसको सिरिंजिंग बोलते हैं। और उसमें उसकी एक प्रॉब्लम यही आती है कि उसमें खुश्की बहुत हो जाती है कानों में, और खुश्की की वजह से एक इन्फेक्शन कहलाता है, उसको हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, वो भी ट्रिगर हो सकता है और वो रिकरेंट एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ठीक है, इसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप चीज़ें यूज़ कर रही हैं, डिफरेंट क्रीम्स यूज़ कर रही हैं, डिफरेंट स्टेरॉइड भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर उसकी स्वेलिंग हो रही है कान में तो इसके लिए एक लॉन्ग कोर्स ऑफ ड्रॉप्स या फिर स्प्रे आता है, वो भी डॉक्टर से आप बात कीजिएगा। और यही मेरा फिर मशवरा है दूसरे लोगों को कि प्लीज़ सिरिंजिंग कराने से पहले सोच लें, क्योंकि सिरिंजिंग के बाद ये एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है, बेसिकली ड्राइनेस ऑफ द ईयर, एंड ये बड़ा लंबा खींच देती है बाज़ दफ़ा। तो ये एक मैसेज है लोगों को जो कि सिरिंजिंग कराते हैं या कान में चीज़ें डालते हैं, उसके ये कि एक प्रॉब्लम हो सकती है। एक हमारी पेशेंट थी जिन्होंने बताया उनको बैक एक है एंड द पेन रेडिएट्स टू हर लेग्स, यानी कि लेग्स में जाता है, पाँव में जाता है। उनके लिए उनको स्टेनोसिस का उन्होंने बताया, MRI पे आया है। मेरा मशवरा ये होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, अगर उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, मीनिंग अगर उनको फीलिंग वगैरह नहीं गई है पाँव की, तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करें। आई एम श्योर वो उनको फिजियोथेरेपी वगैरह बताएंगे। अगर ये प्रॉब्लम फ़र्ज़ कीजिए कि बढ़ता है तो उनको ऑर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो कि इसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात देंगे। लेकिन इन द मीन टाइम फिजियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली बेसिस पे फिजियो की एक्सरसाइज को फॉलो करें, वो आपके इस प्रॉब्लम को मज़ीद ख़राब होने से रोक सकता है। अदरवाइज़ अगर ये और ख़राब होगा तो आपको ऑर्थोपीडिक्स के पास जाना पड़ेगा। एक साहब थे जो कि 74 ईयर ओल्ड हैं, उन्होंने बताया कि उनको इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना बहुत इंपॉर्टेंट इशू, और लास्ट वीक भी हमारे पास काफ़ी सारे कॉलर्स ने ये सवाल किया था। फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि नींद का ना आना जो है वो एक मसला है और बहुत कॉमन मसला है, लेकिन ये ज़्यादातर रिलेटेड टू सम अदर प्रॉब्लम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से भी होता है। इसके लिए हम स्लीपिंग टैबलेट्स को इनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि स्लीपिंग टैबलेट्स आर एडिक्टिव एंड उसके लॉन्ग टर्म लेने से फिर आपको और डोज बढ़ानी पड़ेगी उससे नींद नहीं, शायद उन्होंने ली भी नहीं है, वो कहते हैं कि मैं नहीं लेना चाहता। उसके लिए स्लीप हाइजीन एडवाइस है। अगेन मैं इसको पूरी डिटेल में, इस वक्त हमारा टाइम कम है, मैं नहीं पूरा बता सकता, लेकिन स्लीप हाइजीन एडवाइस आप इंटरनेट में किसी से पूछ के, घर वालों से पूछ के देख सकते हैं। इसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिकेशंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करें, टीवी वगैरह जो रात में देखने 2-3 घंटे पहले ना देखें, कॉफ़ी टी वगैरह को रिस्ट्रिक्ट कर लें।
और ओवर द काउंटर हर्बल स्टफ़ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं रेगुलेट करने के लिए। और प्लीज़ ज़रूर झांकें अपने अंदर, देखें कि कोई हम शो ही मस्ट बी अंडर एनी स्ट्रेस। आई थिंक काउंसलिंग वगैरह भी हेल्पफुल होती है इस तरह के मसले में। हाँ जी हाँ, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरी एक थी जिनके डायबिटीज़ है और नाइट क्रैम्प्स हो रहे हैं, मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि जल्दी से अपना एक ब्लड टेस्ट करवा लें जिसमें कि थायराइड वगैरह और पूरी एमओटी, जनरल एमओटी, अगर वो सब नॉर्मल है तो अपनी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट देख लें। और अगर दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो दवाइयाँ वो ले रही हैं, तो फिर नाइट क्रैम्प्स जो है ना ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है आफ्टर सर्टेन एज एंड रिलेटेड टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। और उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आपका डॉक्टर आपको दे सकता है, उसमें क्विनीन वगैरह हैं। लेकिन जो मैंने जैसे बताया उससे जाने के बाद, लास्ट हमारी कॉलर थी, उनको थ्रोट का कोई प्रॉब्लम था, उन्होंने मेरे ख्याल में उनको दर्द होता है शायद, और उनके कैमरा चेक हुआ था 2016 में, अभी तक मसला हल नहीं हुआ है। मैं उनको एक सिंपल एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ दोबारा अपना कैमरा चेक करा लें। 2016 बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, एक दफ़ा फिर एहतियातन चेक करा लें कि कोई और गड़बड़ तो नहीं हुई है। और अगर वो नॉर्मल आता है तो फिर उसकी हमें बताइएगा, हम आपको फिर एडवाइस करेंगे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर उनको मैं थोड़ा सा मुख्तसरन पंजाबी में बता देता हूँ ताकि असल वो ये डॉक्टर साहब ने ये दसिया जो लास्ट साढ़े कॉलर सन उन्होंने वोल्वरहैम्पटन तो कि वो अपना कैमरा चेक दोबारा करवा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। 2016 के अंदर कैमरा चेक उन्होंने करवाया सी तो हुण 2021 आ गया, 4-5 साल हो गए ने। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਆਵਣ ਦੇ जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर तुसी शेयर करना, तो ਉਹਦੇ मुताबिक फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना एडवाइस देंगे। नाजरीन, आपने आज का हमारा ये प्रोग्राम देखा, ये हमारा हेल्थ का जो शो होता है, इसके अंदर आप हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये इल्म और आगाही का प्रोग्राम है, हमें आपके फ़ीडबैक का हमेशा से इंतज़ार रहता है। और डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे नाजरीन को आपने जो है अपने कीमती मशवरों से नवाजा। नाजरीन, हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा सेहत है ज़िंदगी का, जो सेगमेंट होता है हमारा आस्क ए जीपी, वो फरवरी में होगा। फरवरी का जो पहले संडे आएगा उसमें आपको हम मिलेंगे शाम के 6 बजे लाइव। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान अरशद को इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।